हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। बड़ा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 121 में। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन एनर्जी फ्लो के अंदर जो इकोलॉजिकल पिरामिड थे, तो वो सारी बातें, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, सारी बातें, पिरामिड कैसे बनते हैं, सारी बातें अपन ने कर ली थी। अब देखो बेटा कि इकोसिस्टम का जो आवश्यक और महत्वपूर्ण एक फंक्शन आपका रह गया है, तो वो है अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यस बेटा। तो ध्यान से सुनना कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी पोषण चक्रण। बेटा हमने आपको कहा था कि पारितंत्र में उत्पादक और अपघटक आवश्यक हैं, उनके बिना पारितंत्र नहीं चल सकता। गुरु उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर नहीं भी हो तो भी पारितंत्र चल सकता है। अच्छा, पारितंत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, ऊर्जा प्रवाह और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये तो आवश्यक है, अनिवार्य हैं। वैसे चार फंक्शन हो गए, प्रोडक्टिविटी हो गया था, डिकम्पोजिशन हो गया था, एनर्जी फ्लो हो गया था और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। लेकिन दो आपको मैंने आवश्यक बताए थे, सबसे महत्वपूर्ण, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पोषण चक्रण। तो मैं ये भी पता बेटा कि पोषण चक्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो अपघटक है, डिकम्पोजर है। क्योंकि प्रकृति में जो भी डेड होता है, डेड बायोमास बनता है, उस डेड बायोमास का मर्त जैव भार का डिकम्पोजिशन करने के लिए प्रकृति में जो घटक होते हैं, डेड बायोमास का डिकम्पोजिशन करने के लिए डिकम्पोजर होते हैं। और वो उसको पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर को, मर्त जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में और वो उसके बाद अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। बात को समझे? तो यहां देखिएगा बेटा कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहां पे है, उसको अपन कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट यानी खड़ी अवस्था। पहले बेटा आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, खड़ी फसल। तो खड़ी फसल में आपने बताया था लिविंग बायोमास यानी जीवित कार्बनिक पदार्थों का भार, लिविंग बायोमास बताया था। अब आप समझ सकते हैं कि वो तो लिविंग से लिविंग में प्रभावित हो रहा था, बायोमास, लिविंग बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन ये होती है स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था क्या होती है। तो पहले तो इसको अपन परिभाषा देंगे। तो देखो बेटा कि इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों, मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों यस बेटा, विभिन्न पोषक पदार्थों यानी अपन कहें मिनरल्स, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, कैल्शियम है और भी बहुत सारे जो तुमने 11वीं में मिनरल पढ़े थे। तो इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों की मात्रा स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। यस बेटा। तो इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में सोयल में जितने भी मिनरल्स, खनिज पोषकों की मात्रा है, चाहे वो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम है ना, और भी कई जो विभिन्न पोषक तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं, उन सबको आप क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था। सही। और ये खड़ी अवस्था जो मर्त जैव भार है, जो भी एनिमल या प्लांट का कोई भी भाग मर्त हो जाता है तो डेड बायोमास से डिकम्पोजर सोइल में रिलीज करते हैं इसको। और अब आप जानते हो कि ये जो स्टैंडिंग स्टेट है ना, ये मृदा से पौधों में प्रवेश कर सकती है। तो ये आप जानते हैं कि नॉन लिविंग से लिविंग में सर्कुलेट हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग से लिविंग में ही चलती है। बात को समझे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके वहां मॉड्यूल में भी है, एग्जाम में भी आ गया, बायो ओलंपियाड में, ऐसे एग्जाम में भी आ गया।
तो मैंने आपको स्टैंडिंग क्रॉप अच्छे से समझा दी थी, अब मैंने आपको समझा दिया स्टैंडिंग स्टेट। यस बेटा। नेक्स्ट मैं इसमें बात करता हूं कि ये जो स्टैंडिंग स्टेट है ये अलग अलग इकोसिस्टम में और अलग अलग सीजन में वेरी करती है, यानी विभिन्नता दर्शाती है। अपन एक लाइन ये भी लिखें कि यह विभिन्न इकोसिस्टम, यह विभिन्न इकोसिस्टम व विभिन्न सीजन्स में, अलग अलग ऋतु में विभिन्न सीजन्स में भिन्नता दर्शाती है। यस बेटा। तो आप समझ रहे कि विभिन्न इकोसिस्टम और विभिन्न सीजन में भिन्नता दर्शाती है बेटा। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि देखो मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थ, जो बेटा न्यूट्रिएंट्स हैं, मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम पारितंत्र, इकोसिस्टम के सजीवों के माध्यम से है ना बेटा। देखिए कि मृदा में उपस्थित जो पोषक पदार्थ यानी स्टैंडिंग स्टेट है वो इकोसिस्टम पारितंत्र, इकोसिस्टम के जीवों के माध्यम से लगातार चक्रण दर्शाते हैं, लगातार चक्रण दर्शाते हैं। इसका मतलब कि बेटा जो स्टैंडिंग स्टेट है मृदा में जो विभिन्न पोषक पदार्थ हैं वो प्लांट में एंट्री कर जाएंगे, फिर प्लांट से एनिमल में, और जब तक उनकी डेथ नहीं होगी, जब तक वापस सोइल में नहीं आएंगे। इसका मतलब वो नॉन लिविंग से लिविंग में सर्कुलेट हो सकते हैं ना। तो आपने क्या कहा, मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम के सजीवों के माध्यम से लगातार चक्रण दर्शाते हैं, और इन्हें जब ये चक्रण दर्शाते हैं तो इन्हें न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल यानी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यस बेटा, इन्हें आप कहते हो बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। यस बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, बायो का मीन क्या हो गया, लिविंग। ये लो जी लिविंग में तो जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, या माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, ये तो आपके हो गए बायो। और जियो यानी जियो का मतलब हो गया रॉक, जियो का मतलब हो गया रॉक, चट्टान, वाटर जल, एयर, ये सब जियो। और केमिकल जो एलिमेंट है, जो रासायनिक तत्व है, तो वो ये सजीवों के माध्यम से, इकोसिस्टम के सजीवों के माध्यम से लगातार चक्रण दर्शाते हैं, तो ये कहलाते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। यस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात सुनिएगा कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जैव भू रासायनिक चक्र या न्यूट्रिएंट साइकिल, तो ये जो पोषण चक्र है ये दो प्रकार के होते हैं। पोषण चक्रण दो प्रकार के होते हैं। ये लो बेटा, तो ये जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है या ये जो पोषण चक्रण है ये दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको पहली चीज बताता हूं, ये लो जी, और ये फर्स्ट आपके होते हैं गैसियस साइकिल यानी गैसीय चक्र। ये लो। और दूसरे बेटा आपके होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल।
यानी अपन कहेंगे अवसादी चक्र। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि एक तो आपके होते हैं गैसियस साइकिल, एक आपके होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल यानी अवसादी चक्र। यस बेटा, अब ध्यान दो कि देखो ये जो गैसियस साइकिल है, गैसियस साइकिल, तो आप क्या कहोगे, इन चक्रों के लिए जो भंडारक होते हैं, भंडारक यानी रेजरवॉयर, इन चक्रों के लिए भंडारक रेजरवॉयर वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर होते हैं। भाई इनके भंडारक जो हैं, रेजरवॉयर हैं, वो एटमॉस्फेयर है और वायुमंडल में ज्यादातर गैसीय अवस्था में है। फिर ये एंट्री करते हैं लिविंग्स में और उनमें भी गैसेस एक्सचेंज ही ज्यादा होता है। और फिर आप जानते हैं कि डेथ हो जाती है या और कोई कारण हो जाता है तो सोइल में, तो आप जानते हैं कि इन चक्रों के लिए जो भंडारक होते हैं रेजरवॉयर, वो आप जानते हैं कि क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल होता है रेजरवॉयर भंडारक। यस बेटा, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र जो आपने 11वीं में पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल वो गैसियस साइकिल ही है। आपने कहा था कि वायुमंडल में 78.1% नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ था, है तो फिक्सेशन के थ्रू या अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण के थ्रू वो सोइल में आई थी, नाइट्रीकरण, ऐसी कई प्रक्रियाएं चली थी, है ना। तो आप जानते हो कि N2 साइकिल नाइट्रोजन चक्र या N साइकिल नाइट्रोजन चक्र। इसके अलावा अपन बात उड़ा कि जैसे कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र जो अपन यहां पढ़ेंगे, कार्बन चक्र, है ना। नाइट्रोजन साइकिल आप 11वीं में पढ़ चुके हो। यस बेटा, और जैसे हाइड्रोजन साइकिल या जल चक्र जो होता है H2 साइकिल, वो भी आप जानते हैं कि इसी में आता है, गैसियस साइकिल में, गैसियस चक्र में। इन चक्रों के लिए भंडारक रेजरवॉयर क्या है, वायुमंडल। और देखिए बेटा, ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं उनमें दो पार्ट होते हैं, एक रेजरवॉयर होता है भंडारक जहां से स्टार्ट होते हैं, दूसरा आपका साइक्लिंग पुल जिनमें चक्रण करते हैं, तो साइक्लिंग पुल होता है, साइक्लिंग पुल। यस, अब देखिए दूसरे आपके होते हैं बेटा सेडिमेंट्री साइकिल, अवसादी चक्र जो हैं। अवसादी चक्र क्या होते हैं बेटा, इन चक्रों के लिए मतलब कौन, अपन ऐसे कहें बेटा कि देखो इन चक्रों के लिए अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का मीन हो गया ऊपर की जो भूप्रपट्टी है, जो अपर मोस्ट लेयर है ना, सोल है ना, तो इन चक्रों के लिए अर्थ क्रस्ट, भूप्रपट्टी, रेजरवॉयर, रेजरवॉयर यानी भंडारक होती है, भंडारक, भंडारक होती है। ये अपन कहें जैसे रॉक, रॉक यानी चट्टाने, रॉक यानी क्या बेटा, चट्टाने, ये इनके लिए भंडारक होती है अवसादी चक्रों के लिए, अर्थ क्रस्ट या रॉक। और यहां आपका कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल अपन बोलेंगे सल्फर साइकिल। लेकिन देखो कि सल्फर साइकिल तो कुछ मात्रा में गैसेस भी होता है और कुछ मात्रा में अवसादी, तो वैसे ये दोनों में आता है, लेकिन काउंट कहां होगा, अवसादी में ही होगा, काउंट कहां होगा, अवसादी में। लेकिन अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और सल्फर साइकिल, और फिर एक एग्जांपल आ जाए फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस चक्र, आपसे पूछें कौन सा अवसादी है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट टिक किसको करोगे, फास्फोरस चक्र को करोगे। किसको टिक करोगे बेटा, फास्फोरस चक्र को। तो आप इसको आप टिक करेंगे, फास्फोरस चक्र को टिक करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यस बेटा, आप समझ पा रहे हैं। तो ये आपके हो गए गैसेस और सेडिमेंट्री। अब आपको एक एक एग्जांपल या एनसीईआरटी ने दे रखा है, एक कार्बन साइकिल दे रखा है, एक फास्फोरस साइकिल दे रखा है। तो बहुत अच्छे तरीके से अपन उन साइकिल को बना के और आपको समझा देते हैं, यस पूरी बातें, यस कार्बन साइकिल की और सल्फर साइकिल की। यस बेटा, और क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में बार बार आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझा देता हूँ। क्लियर, तो नेक्स्ट आप देखिएगा। तो देखो बेटा, गैसियस साइकिल में
फर्स्ट आपको साइकिल अपन पढ़ेंगे क्या, कार्बन साइकिल, यानी अपन कहेंगे सी साइकिल, कार्बन चक्र। यस बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा आपको कि कार्बन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे बेटा अगर अपन अपने ताजा भार की बात करते हैं फ्रेश वेट की, तो सबसे सर्वाधिक मात्रा में अपने बॉडी में जल है, हर कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में जल होता है, और दूसरे नंबर पे कार्बन। लेकिन अगर शुष्क भार की बात करें, पानी को उठाने के बाद जो ड्राई वेट होता है, तो शुष्क भार में, सजीवों में शुष्क भार का 49% क्या है बेटा, कार्बन। तो फिर ओवरऑल तो दूसरे नंबर पे और शुष्क भार में पहले नंबर पे। तो सजीवों के शुष्क भार का 49% कार्बन है। लेकिन किसका बेटा, ड्राई वेट का। यस, अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि कार्बन, आपको मैं बता दूं कि कुल कार्बन का 71%, कुल कार्बन का 71% ओशियंस, महासागरों में पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अपन जब श्वसन करते हैं तो O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं, तो जल में जितने भी जीव हैं वो जल में ही CO2 निकालेंगे ना। तो कुल कार्बन का 71% महासागरों में घुलित अवस्था में ये CO2 है। और जानते हो पृथ्वी पर जो कार्बन का चक्रण होगा उसके लिए बड़े भंडारक के रूप में, मैन भंडारक यानी लार्ज सिंक, बड़े भंडारक के रूप में ये होंगे। जो पृथ्वी पर कार्बन का चक्रण है उसको नियंत्रित करने में इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बाकी आप जानते हो कि जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें तो 1% कार्बन है, यानी CO2 की गैसों में परसेंट होती है ना 0.003%, तो 1% कार्बन है। बात को समझे। लेकिन उस चक्रण को नियंत्रित करने में जो सबसे बड़े भंडारक हैं वो कौन है बेटा, महासागर। तो पृथ्वी पर कार्बन के चक्रण को नियंत्रित करने वाले सबसे भंडारक कौन है, बड़े भंडारक महासागर हैं। अपन कहते हैं कि वायुमंडल में मात्र 1% कार्बन पाई जाती है, शेष कार्बन सजीवों और जीवाश्म ईंधनों में संचित है। बाकी जो लिविंग बायोमास है ना, लिविंग बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप, तो उसमें मेन कार्बन ही तो है। तो या तो सजीवों में संचित है, या अगर वो मरकर लाखों साल पहले दब गए थे नीचे तो क्या बन गया, जीवाश्म ईंधन बन गए। यस बेटा। अब देखो कि कार्बन चक्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं आपको कि सजीवों में कार्बन का प्रवेश किसके द्वारा होता, बताओ, पादपों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक ही तरीका है सजीवों में कार्बन का प्रवेश, पादपों के प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषी पौधे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो अकार्बनिक जो कच्चे पदार्थ है CO2 और H2O से कार्बनिक पदार्थ तो बनाएंगे ना। तो CO2 की एंट्री हो गई, CO2 का स्थिरीकरण हो जाता है तो प्लांट बायोमास बन जाता है। फिर प्लांट को एनिमल खाता है तो एनिमल में चला जाता है, एनिमल बायोमास। बात को समझे। तो एंट्री किससे हुई, फोटोसिंथेसिस से। तो देखो पहले अपन इस कार्बन चक्र का एक आरेख बनाते हैं, फिर अपन इन बातों को और डिस्क्राइब करेंगे। तो ध्यान से सुनना। जैसे मैं बात करूं कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, तो एटमॉस्फेयर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वायुमंडल से। तो बेटा आप समझ सकते हो कि एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है, सॉरी मैं यहां अच्छे से लिखता हूं, एटमॉस्फेयर वायुमंडल है। तो वहां तो आप जानते हैं बेटा कि 1% कुल कार्बन का, या फिर अपन कहें कि वायुमंडल में तो जो CO2 का परसेंटेज है वो 0.003 है। यस बेटा। अब देखो कि इसको नियंत्रित करने के लिए जो बड़े भंडारक हैं, जो बड़े भंडारक हैं वो कौन है बताओ, महासागर, ओशियन। यस बेटा, यही तो है ना महासागर, ओशियन, भंडारक 71% है इनमें। और कैसे, जब जल की वाष्प बनेगी, जल की वाष्प बनेगी ना, वर्षा से पहले जल की वाष्प बनती है तो वायुमंडल में आती रहती है CO2 और उसका नियमन होता रहता है।
यस 71%। तो ये भी रिजर्वोयर है, एटमॉस्फेयर भी, या इसको मान लो तो गैस अवस्था में तो है। तो ये आप जानते हैं कि बड़े भंडारक हैं, बड़े भंडारक, ये लो जी। और ये इसका नियमन करते रहते हैं, रेगुलेशन। यस। अब आपने क्या कहा बेटा कि सजीवों में कार्बन का प्रवेश केवल किस तरीके से होगा भी? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो सजीवों में अगर जलीय पादप तो जल में करेंगे और स्थलीय तो स्थल में एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो सजीवों में कार्बन का प्रवेश का जो तरीका है वो बेटा क्या है? ओनली प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। आप जानते हैं CO2 का फिक्सेशन होता है, जानते हो ना? CO2 फिक्सेशन, कार्बन का स्थिरीकरण, CO2 फिक्सेशन आपने कहा था। तो जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ओशियंस में तो भाई जो जल काय हैं, तो जल काय ओशियंस में तो जलीय पादप हैं, जलीय पादप ये करते हैं, जलीय पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 का फिक्सेशन करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और फिर उन पादपों का भक्षण कौन करते हैं? जंतु। तो जंतुओं में चली जाती हो। यस। अब ऐसा जानते हो जलीय पारतंत्र में तो जानते हो कि कुछ मात्रा CO2 की, कुछ मात्रा जो इनके मृत अवशेष है, तो CO2 की कुछ मात्रा किसके निर्माण में जा सकती है? कैलकेरियस सेल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टाने सेल, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टाने। यस बेटा। तो कैल्शियम कार्बोनेट चट्टाने बनाने में आ सकती है और ये हमेशा के लिए ही इस चक्र से बाहर हो जाएगा। ये कार्बन की कुछ मात्रा जो हमेशा के लिए चक्र से क्या होगी? बाहर हो गई। यस। ऐसे आप जानते हो बेटा कि स्थलीय पादप भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे, वो तो एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज करेंगे। यस। तो ये आप जानते हो बेटा कि यहां मैं वही बात दूं, प्रकाश संश्लेषण, CO2 फिक्सेशन। स्थलीय पादप हो गए। तो सजीवों में प्रवेश का एक ही तरीका है, सजीवों में प्रवेश का एक ही तरीका है कि पहले तो आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब CO2 का फिक्सेशन होगा तो आप अच्छे से जानते हो कि अकार्बनिक से CO2 से कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। और प्लांट जो टोटल फोटोसिंथेसिस करते हैं, GPP, सकल प्राथमिक उत्पादकता, अपने शोषण में खर्च करने के बाद NPP रह जाती है, तो अब अगले उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होता हो, अगले उपभोक्ताओं के लिए। ऐसे लिविंग बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप आपके सामने चल रहा था। मर जाते हैं तो फिर डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन। या मान लो कुछ भी नहीं हुआ तो लाखों हजारों साल पहले जो हरे पेड़ पौधे या जीव जंतु दब गए थे पृथ्वी के नीचे, तो उन्होंने क्या बना दिया? जीवाश्म ईंधन। तो देखो एंट्री आने का एक तरीका है, आने का एक तरीका, फिक्सेशन होने का, स्थिरीकरण होने का एक तरीका है प्रकाश संश्लेषण, चाहे जलीय पादप हो चाहे स्थलीय पादप हो। अच्छा, उसके बाद ये जितनी प्रोडक्टिविटी, जितना संश्लेषण करते हैं, तो आपको पता है ये प्रोड्यूसर खुद भी तो शोषण करते हैं। बोलो बेटा, है भाई हरे पेड़ पौधे जो टोटल फोटोसिंथेसिस करते हैं, टोटल फोटोसिंथेसिस उसको आपने कहा भी GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मैंने कहा था अपने शोषण में भी तो खर्च करते हैं, है? और अपने शोषण में खर्च करते हैं प्रोड्यूसर, फिर बचा हुआ कंज्यूमर को देते हैं, तो कंज्यूमर भी अपने शोषण में खर्च करते हैं। तो अब आने का एक तरीका है, लेकिन जाने का तरीके देखना कि भाई ये प्रोड्यूसर व कंज्यूमर, तो ये उत्पादक और उपभोक्ता। जब अपन बात बढ़ा कि
ये शोषण करेंगे, क्या करेंगे बताओ, शोषण। तो शोषण के द्वारा वापस क्या मुक्त होगी, CO2, तो वापस चलेगी। अच्छा सुने कि उत्पादक, या आपने क्या कहा यहां पर, उत्पादक, प्रोड्यूसर व उपभोक्ता, तो शोषण के माध्यम से वापस CO2 रिलीज होगी। ये तरीका होगा ना जाने का। इसके अलावा जो हरे पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, या इन प्रोड्यूसर हैं, या फिर जो उत्पादक हैं, मतलब उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, इनमें से मर्त हो गए, जो मर गए, उससे आपके पास में क्या बन गया, डेड बायोमास। क्या बन गया बेटा, डेड बायोमास। तो डेड बायोमास का क्या होगा, डिकम्पोजिशन, अपगठन। और अपगठन कौन करेंगे बेटा, अपगठन डिकम्पोजर करेंगे। तो डिकम्पोजर भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, जो डिकम्पोजर हैं, अपघटक हैं, वो भी क्या रिलीज करेंगे बताओ, CO2। चलिए ना CO2। तो ये सारे जाने के तरीके हैं। अच्छा सुने, उसके बाद में देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, कि मान लो कभी कभी अब ये हरे पेड़ पौधे जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए, तो उससे क्या बन गया, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन बन गया ना। यस बेटा। और या फिर आप जानते हो कि जंगल में आग लग जाती है, जंगल में आग, तो देखो इन तरीकों से, जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई तो जलेंगे ना चीजें। या फिर मैं आपको कहूं कि लकड़ियों के जलने से, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों के जलने से। या फिर भी आपने बताया ना भी जीवाश्म ईंधन, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे गाड़ियों के अंदर ये फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, ये जलते हैं जीवाश्म ईंधनों के जलने से। इन सारे तरीकों से क्या रिलीज होती है, CO2। तो कहां पहुंच जाती है, ये लो, एटमॉस्फेयर में। यस बेटा। अब एंट्री करने का केवल ये तरीका है और जाने का ये तरीका है। अच्छा, आपने नहीं बताया था क्या कि जैसे ये मान लो, जैसे आपने नहीं बताया था क्या कि भाई देखो, ये देखो, जैसे मान लो कि ये सन है, सूर्य का प्रकाश। अब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, चाहे वो जल में हो और चाहे वो स्थल में हो। तो टोटल प्रकाश संश्लेषण करेंगे GPP, तो जितना कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अपने शोषण में खर्च नहीं करेंगे क्या, तो बचेगी क्या, NPP। तो प्रोड्यूसर के शोषण के द्वारा भी तो वापस जा रहा है, इसके द्वारा आ रहा है लेकिन शोषण के द्वारा जा रहा है ना, चलो ठीक है। फिर NPP आगे के उपभोक्ता को मिलेगी। तो पहले शाकाहारी खाएंगे, तो शाकाहारी की भी अपना शोषण बताया था मैंने। तो शाकाहारी, फिर शाकाहारी शोषण करने के बाद शाकाहारी में जो बच गया उसको कौन खाएंगे, मांसाहारी, तो मांसाहारी भी शोषण करेंगे। तो इन सब के शोषण के द्वारा तो अपने से खाद्य श्रृंखला बनाई थी। फिर कोई भी उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, कोई भी मरता है तो आप जानते हैं कि यहां पर डेड बायोमास बनता है, मर्त जैव भार। तो मर्त जैव भार का डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन, उसमें भी O2 आवश्यक होती है और CO2 रिलीज होती है सूक्ष्म जीवी क्रियाओं में, तो CO2 रिलीज हो रही है। अब फिर मान लो कि मतलब ये हुआ कि उनके शोषण में भी खर्च नहीं हुआ और मरे भी नहीं, तो हजारों साल पहले पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए नीचे, तो उनसे क्या बन गए, जीवाश्म ईंधन बन गए। तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से भी CO2 रिलीज हो रही है, CO2 वापस जा रही है। तो ये सारे तरीके जाने के हो गए और ये आने का तरीका हो गया। बोलो बेटा यस। फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहां लिख रखी है NCERT ने, तो ये आपका कार्बन चक्र हो गया। बात को समझे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लिख रखी है बेटा कि जैवमंडल में उपस्थित पादप, ये जितने भी पादप हैं पूरे बायोस्फीयर में, चाहे वो जल में हो और चाहे स्थल में, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ जाता है कि जैवमंडल में उपस्थित पादप प्रतिवर्ष प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जैवमंडल में उपस्थित पादप प्रतिवर्ष
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा 4 × 10⁻13 किलोग्राम, ध्यान से सुनना, इस पूरे जैवमंडल में जितने पादप उपस्थित हैं, चाहे वो जल में हो और चाहे स्थल पे हो, प्रतिवर्ष प्रकाश संश्लेषण के द्वारा 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन को स्थिरीकृत करते हैं। यानी CO2 का स्थिरीकरण करके इतना बायोमास, इतना कार्बन अपने अंदर ले लेते हैं, ये 4 × 10⁻13 किलोग्राम। यस बेटा, है ना। फिर अपन कहते हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर के श्वसन डिकम्पोजर की क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 पुनः वायुमंडल में पहुंचती है। जंगल में आग लग जाए, लकड़ियों के जलने से, जीवाश्म ईंधनों के जलने से, ज्वालामुखी विस्फोट में जो धुआं होता है, फिर वापस CO2 वातावरण में पहुंचती है ना। और केवल कुछ मात्रा ही CO2 की कैल्शियम युक्त चट्टानों, यानी जो औषधि चट्टानें होती है, कैलकेरियस सेल, इसके रूप में जमा हो जाती है। ये हमेशा के लिए, ये थोड़ी सी मात्रा हमेशा के लिए चक्कर के रूप में बाहर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कार्बन की देखो एंट्री भी किस रूप में हो रही है, गैसीय रूप का फिक्सेशन हो रहा है, गैसीय का, और वापस भी देखो गैसीय रूप में जा रहा है। और एटमॉस्फेयर में इसका नियंत्रण करने के लिए बड़े भंडारक कौन है? ये बड़े भंडारक आपके महासागर हैं, महासागर जो इसका नियमन कर रहे हैं। बोलो यस बेटा। अच्छा, आजकल दिमाग लगाओ कि जो आजकल जो मानव जनित क्रियाकलाप हो रहे हैं, मानव जनित क्रियाकलाप क्या? मानव जनित क्रियाकलाप यानी जो वनोन्मूलन है, डिफोरेस्टेशन है। तो डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन क्या होता है बेटा? वनों की कटाई हो रही है। तो वनों की कटाई होने से कार्बन साइकिल पे सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। बात को समझे? तो आप जानते हो ना, मानव जनित क्रियाकलापों जैसे डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन, और अत्यधिक जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी में, इनमें ये जो स्वचालित वाहन है ना, गाड़ी, ट्रैक्टर या जो भी बस और ट्रेन सारे, तो आप जानते हो कि इनके अंदर जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा करने से और वनों की कटाई हो रही है, तो कार्बन चक्र प्रतिकूल प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आने का तरीका एक ही है, अगर वनों की कटाई हो जाएगी तो आने कम हो जाएगा और ये जाना तो रहेगा ही, तो वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो ग्रीन हाउस प्रभाव आगे पड़ेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएंगे, विषम जलवायु परिवर्तन। तो ये है बेटा देखो आपका क्या, कार्बन चक्र। क्या है बताओ? कार्बन चक्र। अब एनसीईआरटी से पढ़ोगे 100% क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस चक्र। देखिए सेडिमेंट्री साइकिल, औषधि चक्र, और उसमें आपका फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस चक्र। तो ध्यान दीजिएगा, अपन देखते हैं बेटा कि फास्फोरस अपने लिए या पौधों के लिए, सजीवों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता है कि बेटा फास्फोरस एक अनिवार्य वृत्त पोषक तत्व है, मैक्रो एलिमेंट है, और जो क्रांतिक तत्व होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो उसमें सबसे मेन नाइट्रोजन के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो फास्फोरस है। यस बेटा। तो देखो ये तो महत्ता हो गई, महत्व हो गया। जैसे अपन कहें कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस वो बेटा अपन बात उड़ा कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्लियों, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्लियों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है ना, फास्फोलिपिड, फास्फोग्लिसराइड, तो कोशिका झिल्लियों, ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA होते ना बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड, या फिर अपन ऐसे कहें कि भाई मनुष्य में जैसे अपनी जो हड्डियां होती है, जानवरों में जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, बोन्स, टीथ, या जो स्कल यानी जो अपना मस्तिष्क के ऊपर जो खोपड़ी होती है ना, आवरण होता है, तो स्कल, तो बोन्स है, टीथ है, स्कल, यस बेटा, का महत्वपूर्ण घटक होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। यस बेटा। तो आप जानते हो कि जितने भी मेम्ब्रेन हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं, या जो ATP, बोन्स, टीथ, स्कल का महत्वपूर्ण घटक होता है, इनका तो बेटा कंपोनेंट है,
ये सोर्स थोड़ी है, भंडारक नहीं है ये। तो नीट 2013 के अंदर जो क्वेश्चन आया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, उसका आंसर क्या था आप देख सकते हैं नीट 2013 के अंदर। तो फिर आपकी बात आई कि फास्फोरस का जो भंडारक है, रेजर्वॉयर है ना बेटा, जो सोर्स है, तो आप समझ रहे हैं कि भाई फास्फोरस के भंडारक रेजर्वॉयर, भंडारक चट्टाने, रॉक्स, चट्टाने होती हैं, है ना बेटा, जो औषधि चट्टाने होती है वो भंडारक हैं। तो वहां नीट 2013 में क्वेश्चन आया कि रेजर्वॉयर ऑफ फास्फोरस, ये फास्फोरस के स्रोत या भंडारक हैं। नीचे ऑप्शन के अंदर टीथ, इसके अंदर ही आ गया, तो कई समझते भी हड्डी आ गई, मानव हड्डियां, तो भाई वो आंसर हो जाए, गलत बात। भंडारक कौन है, रेजर्वॉयर कौन है, वो है रॉक्स, चट्टाने हैं, औषधि चट्टाने। यस बेटा, है ना। और आप जानते हो कि जो औषधि चट्टाने हैं, औषधि चट्टाने हैं वो इनकी भंडारक हैं। तो ये क्वेश्चन आया था। यस बेटा। अब आप जानते हो इन चट्टानों में फॉस्फोरस, फॉस्फेट, PO4 3- होता है ना, यस, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। यस बेटा। तो इन चट्टानों में जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट आयन PO4 3- यानी फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अच्छा, जब चट्टानों का अपक्षय होता है, विदरिंग होती है, तो आप जानते हैं कि ये मृदा में पहुंचता है ना। तो चट्टानों विदरिंग, चट्टानों की विदरिंग होने पर, विदरिंग यानी बेटा अपक्षय बताया था ना मैंने, चट्टानों का क्षरण, तो चट्टानों की विदरिंग होने पर यह सोयल सॉल्यूशन मृदा विलीन में पहुंचता है, और जहां से पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये खनिज है, यानी मृदा से आवश्यक आयन के रूप में अवशोषित करते हैं ना पादप। तो आप जानते हैं कि चट्टानों की विदरिंग होती है, चट्टानों का अपक्षय होता है, तो ये मृदा में पहुंचता है और फिर पादप के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो प्लांट बायोमास में आ गया, प्लांट में, और फिर पादपों से किस में पहुंचेगा बेटा, फिर अपन कहेंगे कि भाई पादपों से, प्रोड्यूसर से, पादपों से यह उपभोक्ताओं में, जब शाकाहारी मांसाहारी खाएंगे ना, तो पादपों से यह उपभोक्ताओं में पहुंचता है। इन्हें अपन ऐसे कहेंगे पादपों से, आप समझ रहे हो बेटा कि प्लांट से फिर कहां जाएगा, उपभोक्ताओं में ये ट्रांसफर होगा, तो पादपों से उपभोक्ताओं में पहुंचता है। यस। फिर देखिए बेटा, कोई भी पादप भाग मर जाता है, मर्त हो जाता है, मर्त पादप अवशेष और मर्त जंतु या उनके मलमूत्र, तो मलमूत्र से आपका क्या बन गया, डेड बायोमास। मर्त पादप अवशेष, जंतु अवशेष, तो डेड बायोमास। अगर डेड बायोमास बन जाए, डेड बायोमास, तो फिर आप जानते हो फोस्फेट विलेयकारी जीवाणु, फोस्फेट विलेयकारी जीवाणु इनका अपगठन करके फोस्फेट को पुनः सोयल सॉल्यूशन में विमुक्त कर देते हैं, पुनः सोयल सॉल्यूशन में विमुक्त कर देते हैं। ये लो जी बेटा। तो देखिए अब अपने इस चक्र को बहुत अच्छे लेवल पे, यानी इसका आरेख अपन करते हैं। यस बेटा, तो ध्यान से सुनना, इसका अपन आरेख आपके सामने बनाते हैं फॉस्फोरस साइकिल का। तो देखिए
तो देखिए बेटा पी साइकिल, फास्फोरस चक्र। तो यहां देखिए बेटा कि जैसे ये यहां पे एकदम आप जानते हो कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, यस। तो अपन यहां बात कर रहे हैं किसकी, रॉक्स की, यानी सेडिमेंट्री रॉक, यानी चट्टाने, यस बेटा। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक हैं, चट्टाने, ये आप जानते हो कि भंडारक हैं, रेजर्वॉयर, भंडारक, यस। अब आप समझ सकते हो बेटा कि इन चट्टानों का अपक्षय होगा, विदरिंग प्रोसेस। तो यहां क्या होगा बेटा, कौन सा प्रक्रम होगा, ये बहुत बार ए बी ऐसे देकर पूछ लेते हैं, तो ध्यान से सुनना कि ये कौन सी प्रोसेस होगी, अपक्षय। इन चट्टानों की क्या होगी बेटा, विदरिंग, ये लो जी विदरिंग होगी, चट्टानों का शरण होगा, चट्टानें टूटेंगी। अब सुने कि चट्टानों में ये जो फॉस्फोरस है वो किस रूप में संचित है, फॉस्फेट आयन के रूप में, फॉस्फेट आयन के रूप में तो है ना। तो जैसे ही चट्टानों का अपक्षय होगा, जैसे ही चट्टानों का बेटा अपक्षय होगा विदरिंग प्रोसेस के द्वारा, तो यहां पर आपका बन जाएगा, ये किसमें आ गया, ये आपका आ गया बेटा किसमें, सोयल सॉल्यूशन में। मृदा विलयन, तो मृदा विलयन के अंदर ये आ गया सोयल सॉल्यूशन में। और सोयल सॉल्यूशन में ये किस रूप में है, तो सोयल सॉल्यूशन में किस रूप में बेटा, फॉस्फेट के रूप में, PO4 3- फॉस्फेट के रूप में है ना, मृदा विलयन में फॉस्फेट के रूप में है। अब देखो कि मृदा विलयन में फॉस्फेट के रूप में है, तो कभी कभी कुछ मात्रा, जैसे वर्षा जल के द्वारा मान लो कि रन ऑफ हो जाए, रन ऑफ होती है मतलब लीचिंग का आता ना अपने, कि वर्षा के जल के द्वारा कुछ बहकर वापस जैसे किसी जलीय तंत्र में ऐसे वापस से क्या बना लिया, अवसाद सेडिमेंट, कुछ मात्रा रन ऑफ हो गई। बाकी तुम जानते हो कि यहीं से, जैसे मान लो कि सोइल सॉल्यूशन से यहां से सीधे इसको अपटेक कर लेंगे, है ना बेटा, और यहां से ही पादपों की जड़ें इसको अवशोषित कर लेगी, तो ये प्लांट के द्वारा क्या हो जाएगा, अपटेक, ये लो जी। तो आप कहोगे बेटा कि अपटेक बाई प्लांट रूट्स, यानी पादप की जड़ों के द्वारा अपटेक, उदग्रण हो गया, अपटेक हो गया, यस। और कुछ मात्रा रन ऑफ हो गई, जो आप जानते हो कि अवसाद के रूप में जमा हो गई, लेकिन हमेशा के लिए बाहर नहीं होगी, देखना क्यों नहीं होगी मैं बताऊंगा, यस। अब प्लांट रूट के द्वारा ये अपटेक हो गया मृदा से, फॉस्फेट हो गया, तो आप जानते हैं कि यहां पर क्या बन गया, प्लांट बायोमास, यहां पे क्या बन गया बेटा, प्लांट बायोमास। ये अपन कहें कि प्रकृति के जो हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स ने इसको क्या कर लिया, अपटेक कर लिया, यस। तो यहां आपका क्या बन गया बेटा, प्लांट बायोमास, ये लो जी, पादप जैवभार, ये प्रोड्यूसर उत्पादक हैं, तो इन्होंने अपटेक कर लिया। अब इन पादपों का भक्षण किया शाकाहारियों ने, फिर शाकाहारियों से मांसाहारियों में, है ना बेटा, तो भक्षण के द्वारा, प्रिडेशन के द्वारा ये जैसे जैसे अपन बात रहा कि आगे पहुंचा, तो जो भी है यानी आपके पास में बन गया एनिमल बायोमास, जंतुओं का जैवभार, जंतु जैवभार, ये लो जी, एनिमल बायोमास हो गए, यस बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि प्लांट एनिमल, अब देखो कि यहां पादप के कोई भी शाखा पत्ती, यानी पादपों के मर्त अवशेष, यानी पादपों से कोई भी लिटर फाल हुआ, लिटर फाल यानी पत्ती शाखा गिर गई,
तो पादपों के मृत अवशेष, पादपों के मृत अवशेष। और किसी एनिमल की, किसी जंतु की क्या होगी, डेथ होगी। यहां पे किसी एनिमल की डेथ होगी, डेथ। तो आपके सामने जब इन पादपों से शाखा, पत्ती, पुष्प, कोई भी मृत अवशेष यहां सोइल के अंदर यहां आ गए और या किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो तुम जानते हो कि यहां पे क्या बन गया, डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब अपरद। अपरद में क्या होता है, मृत पादप जंतु अवशेष और साथ में अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। तो तुम जानते हो कि मृत पादप, मृत जंतु अवशेष और उनके अपशिष्ट पदार्थ। यस बेटा। या फिर अपने यहां ऐसे लिख दें सीधा ही कि भाई ऐसे एनिमल की डेथ हो गई, तो आप क्या कहोगे, वो लिटरफॉल पादपों के मृत अवशेष, तो मृत पादप एवं मृत जंतु अवशेष और उन जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, मलमूत्र, तो अपशिष्ट पदार्थ। तो इनको आप सम्मिलित रूप से क्या कहोगे, जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, मृत पादप और जंतुओं के अवशेष और अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसको आप क्या कह दोगे बेटा, डेट्रिटस, अपरद। ये तो कहोगे ना, अपरद, डेट्रिटस। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होगी, डीकंपोजिशन, अपघटन। डीकंपोजिशन होगा, अपघटन, डीकंपोजिशन, अपघटन होगा। अच्छा जी, ये जो अपघटन का प्रक्रम है ये कौन करेंगे बेटा, तो मिट्टी में उपस्थित, मिट्टी में उपस्थित फॉस्फेट विलेयकारी जीवाणु, फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया, फॉस्फेट विलेयकारी जीवाणु। तो ये क्या करेंगे, डीकंपोजिशन, डीकंपोजर, डीकंपोजिशन करेंगे, ये डीकंपोजर। तो वापस से फॉस्फेट किस में आ गया, सोइल सॉल्यूशन में, सोइल सॉल्यूशन में। तो देखो बेटा, चट्टाने, औषधि चट्टाने, रिजर्वोयर, भंडारक, विदरिंग, तो सोइल सॉल्यूशन। सोइल सॉल्यूशन में कुछ मात्रा बेटा मृदा विलीन से रन ऑफ हो सकती है, बाहर जा सकती है, रन ऑफ हो गई, और जो रन ऑफ हो गई उससे अवसाद बन गए, है ना, समुद्र में कई वर्षों तक, समुद्र में कई वर्षों तक ये अवसाद बन गए। लेकिन आप जानते हैं कि फिर कभी कभी समुद्र में इनकी भी विदरिंग होती है, इनका भी शरण होता है, और विदरिंग हुई तो आप जानते बेटा कि यहां से जो समुद्री पक्षियों में पहुंच गया, समुद्री पक्षियों में विदरिंग हुई तो, और समुद्री पक्षियों एक उत्सर्जी पदार्थ त्यागते हैं, गुआनो। तो किसी स्थल पे आके तागेंगे वो गुआनो, उत्सर्जी पदार्थ है इनका ये, उसके अंदर खूब ज्यादा मात्रा में होता है फास्फेट, तो वापस आ जाता है, हमेशा के लिए बाहर नहीं होता है, वापस आ जाता है। और ज्यादातर आप जानते हो कि हरे पेड़ पौधों ने, प्लांट ने जड़ों की तरह अवशोषित कर लिया, तो प्लांट बायोमास। इन प्लांट का भक्षण शाकाहारी, मांसाहारी, तो एनिमल बायोमास। अब पादप का कोई भी भाग, शाखा, पत्ती मृत होते हैं, पादपों के मृत अवशेष, लिटरफॉल, ये जंतु की मृत्यु होती है, तो मृत पादप, मृत जंतु, जटिल कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, इनका अपघटक मिट्टी में उपस्थित फॉस्फेट विलेयकारी जीवाणु अपघटन कर देते हैं, तो सोइल सॉल्यूशन। अब बेटा देखो, ये आपका हो गया औषधि चक्र, फास्फोरस चक्र, क्योंकि इसका भंडारक है रिजर्वोयर, ये रॉक, और यहां गैस यूनि में नहीं हुआ। बात को समझ रहे हैं? तो ये बेटा आपका फास्फोरस साइकिल कंप्लीट हुआ। अब देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन साइकिल में व फास्फोरस साइकिल में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल। तो देखो बेटा, फास्फोरस के लिए भंडारक, जो रेजोवायर होती, भंडारक रॉक्स होती हैं, ये चट्टानें यहां भंडारक हैं,
सीधी सी बात है, चट्टाने भंडारक हैं। क्या कार्बन के लिए चट्टाने भंडारक हैं? नहीं, कार्बन के लिए एटमॉस्फेयर भंडारक है। कार्बन के लिए क्या भंडारक है बेटा? एटमॉस्फेयर भंडारक है। चलो ये तो एक अंतर हो गया। अगला अंतर क्या है बेटा? अगला अंतर क्या है? फास्फोरस का कार्बन के समान श्वसन के द्वारा उत्सर्जन नहीं होता। फास्फोरस का कार्बन के समान श्वसन द्वारा उत्सर्जन नहीं होता। है ना? जैसे मान लो कि यहां हरे पेड़ पौधों ने सोइल से अपटेक कर लिया, तो ऐसा नहीं कि ये श्वसन के द्वारा इसकी हानि कर सकते हैं। श्वसन के द्वारा उत्सर्जन नहीं होगा इसका, क्योंकि गैसीय विनिमय होता ही नहीं है। समझ रहे हो? और बेटा यहां देखो ए, फिर यहां बी, कभी यहां सी, डी या कुछ भी कोई भी पॉइंट लगा सकता है। यहां ध्यान रखना, जब उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो ये जो मर्त कार्बनिक पदार्थ हैं, तो फिर यहाँ मिट्टी में उपस्थित फॉस्फेट विलेयकारी जीवाणु ये अपघटन करते हैं और वापस सोइल सॉल्यूशन। ध्यान रखना इन बातों को, बात समझ रहे ना? तो फास्फोरस का कार्बन के समान श्वसन द्वारा उत्सर्जन नहीं होता, जबकि वहां कार्बन चक्र में देखा था प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, उत्पादक या उपभोक्ता श्वसन करके वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे थे। बोलो बेटा। अच्छा, फास्फोरस का सजीव और वातावरण के मध्य, फास्फोरस का सजीवों व वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय नहीं होता है। गैसीय विनिमय नहीं होता है, नहीं होता बेटा। वहां तो देखो हरे पेड़ पौधे क्या कर रहे थे? CO2 ले रहे थे, O2 दे रहे थे, फिर जब वो वापस श्वसन कर रहे थे तो वापस CO2 दे रहे थे। तो फास्फोरस का यहाँ कहीं भी सजीवों और वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय नहीं होता है। यस बेटा। और फास्फोरस का वर्षा के द्वारा, जब रेन होती है, वर्षा के द्वारा वातावरण में प्रवेश बहुत नगण्य, न के बराबर। कार्बन का तो होता है, क्योंकि कार्बन के भंडारक कौन थे? महासागर थे, तो उनके द्वारा प्रवेश हो रहा था ना। तो बेटा देखो, ये आपका हो गया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या हो गया? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और फास्फोरस चक्र को बहुत अच्छे से कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन भी आपके इजी हो जाएंगे जो मॉड्यूल के हैं। यस बेटा। अपन आगे सॉल्यूशन भी करवाएंगे मॉड्यूल का। यस बेटा। तो ये आप बहुत अच्छे लेवल पे आप अपना तैयार करें टॉपिक। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं और अपन सक्सेस स्टार्ट कर लेंगे। टेस्ट में आपका यहीं तक का मैटर होगा, बात को समझे, मतलब जैव रासायनिक चक्र तक का मैटर आपका होगा। फिर अपन देखो, अपन बात कर लेंगे किसका? सक्सेशन, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब आएगा वो सक्सेशन है, अनुक्रमण है, समझने वाला भी है। तो फिर अपन प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण को अपन समझेंगे, और फिर आगे अपने चैप्टर जो है बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज, खैर वो बातें अपन आगे करेंगे। तो ये पूरा अच्छे से आप ये सारे साइकिल पढ़ लें, है ना बेटा। थैंक यू वेरी मच।